नमस्कार मित्रों, समास पढ़ लिया हमने, है ना? ओके। पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने? चार। संख्या में समास कितने? जिस समास में पहला पद प्रधान हो अव्ययी भाव। जिस सामासिक पद में कोई भी पद प्रधान न हो, जहां दोनों ही पद प्रधान हो, जहां उत्तर पद प्रधान हो लेकिन पहला पद दूसरे की विशेषता बताता हो, गर्भ कर्म, और जहां उत्तर पद प्रधान हो लेकिन पहला पद संख्या के रूप में विशेषता बताओ, जहां कारक चिन्ह के अलावा अन्य पद भी गायब हो जाए वहां लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है। ये सभी समास अपन ने पढ़ लिए। संगम, समाहार, मिश्रण और समूह का प्रयोग किस समास में होता है? देगु में होता है। किसमें होता है? देगु में होता है। ध्यान रखना है जो के समान रूपी और है जो का कर्मधार। ठीक है, कुछ समास के क्वेश्चंस हैं, पहले उस पर अपन थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर हम आगे अपने टॉपिक पर आएंगे। ऑब्जेक्टिव है, कोई क्वेश्चन आपको लिखना भी नहीं है, ना कोई आपको आंसर देना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और हमें उसका आंसर कैसे देना है। कुछ ये क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पर भी सॉल्व करवा रखे हैं, हालांकि लास्ट टाइम में भी। समास के संबंध में देखो, प्रश्न का पैटर्न समझना हमें। समास के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन का चयन कीजिए। समास का विलोम व्यास होता है। क्या यह बात सही है? सही है। ओके। समस्त पद का विग्रह करते समय यथासंभव पर्यायवाची पदों का प्रयोग नहीं होता है। बिल्कुल। क्या कह रहा है? समस्त पदों का विग्रह करते समय यथासंभव पर्यायवाची शब्दों का पदों का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे मैंने आपको कहा था चंद्रमुख, तो चंद्र के समान मुख। क्या आपने इसका विग्रह सोम के समान मुख लिखा क्या? क्योंकि चंद्र को चंद्र ही लिख रहे हम, तो पर्यायवाची सोम भी होता है, चंद्र को सोम भी कहते हैं। मतलब जहां तक हो सके हम पर्यायवाची शब्दों से बचते हैं। अगर अर्थ नहीं निकलता है तो हम उसका अर्थ लिखते हैं। ये लाइन बता रही है। विग्रह वाक्य का जो अर्थ होता है, समस्त पद का भी वही अर्थ होना आवश्यक है। बिल्कुल सही है। इसलिए इस कंडीशन से देखा जाए तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। मतलब समास नहीं पूछा है, समास के बारे में तथ्यात्मक बातों को लेकर करके एक प्रश्न बनाया गया और वो प्रश्न ऐसा हो सकता है, इस तरीके का प्रश्न। चलिए, हिंदी भाषा में समास के कितने भेद माने जाते हैं? देखिए प्रश्न को पढ़िए। हिंदी भाषा में समास के कितने भेद माने जाते हैं? अब आप सोचिए, क्या इसमें चार है? तो हमें कौन सा उत्तर राइट करना है? ऐसा कोई है जो इसमें अन्य भी लिख रहा है? नहीं लिखना है, हमें 6 ही राइट करना। प्रतिदिन समस्त पद में समास है अव्ययी भाव। कितना आसान है ये, अव्ययी भाव। देखो आपने पढ़ा है बिल्कुल, तो समझ में भी आ रहा है कि ये राइट है। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत का विकल्प का चयन करना। दर हकीकत, मरणोपरांत, सानुज, अनुरूप। मरणोपरांत मरने तक नहीं होता है, मरने के बाद। बाकी सबसे दर हकीकत, हकीकत में, सानुज अनुज के साथ, क्योंकि स का मीनिंग साथ होता है। अनुरूप जैसा रूप है वैसा। ये तो इसलिए इसमें ये मैं कौन बता रहा है? दर। जैसे दर असल का विग्रह क्या होना चाहिए? असल में। इस तरीके का ये प्रश्न। और ये प्रश्न जो है, देखिए ये उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग है, सारे अविभाव से बने हुए हैं। ठीक है। और मैंने ये भी कहा कि जिसके पीछे उपरांत आए, पूर्वक आए, या अर्थ आए, या अनुसार आए, वे सभी अव्ययी भाव में ही आते हैं। यानी ये सभी उदाहरण किसके हैं? अव्ययी भाव के। अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। द्वार द्वार, आजकल, कुशलता पूर्वक, हाथों हाथ। हाथों हाथ पढ़ाया है, हाथ ही हाथ में, ये तो अव्ययी भाव का उदाहरण है। पुनरुक्ति में पढ़ाया मैंने। और जिसके पीछे पूर्वक का है वो अव्ययी भाव है। द्वार द्वार, घर घर, धीरे धीरे,
ये भी तो हमने अभी आज कल, इसका मतलब आज या कल पढ़ाया मैंने विकल्पक द्वंद्व में। ये द्वंद्व है क्या? ये द्वंद्व द्वंद्व समास का उदाहरण है। आज कल, आज और कल, या आज या कल, दोनों संदर्भ के अनुसार इसके विग्रह सही होंगे। ठीक है, दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। इनको आवाज आ रही नहीं आ रही, पहले देख लेते बेटा, कुछ कह तो नहीं रहे। अरे भैया आप तो आंसर बता रहे हो ऑनलाइन वाले। हाँ आप तो लगे रहो, आंसर बताते रहो। मेरे आंसर और आपके आंसर अगर मिल गए तो जिंदाबाद। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आ गया, आप भी आंसर दे। ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत का विकल्प का चयन करना है। भोजनार्थ, भोजन के लिए। कृपा पूर्वक, कृपा के साथ। जीवन भर, पूरे जीवन। लाजवाब, जवाब के साथ। चलिए यह आपके लिए प्रश्न फिर मैं बताऊंगा। क्या पूछा है? असंगत विकल्प। अच्छा ये बताओ, क्या भोजनार्थ का विग्रह सही है कि नहीं? पहले ये बताओ। मैंने पढ़ा है ना, जिसके पीछे अर्थ आओ के लिए, सेवार्थ, सेवा के लिए। दानार्थ, तो भोजनार्थ का क्या होगा? इसका मतलब ये सही है विग्रह। ओके, पूर्वकारा, तो एक एक को क्लियर करते जाए ना। जीवन भर आपके साथ रहूंगा, पूरे जीवन साथ रहूंगा। अरे भाई ये तीनों सही कह रहे हैं, तो बस यही गलत होगा और यही राइट। लाजवाब, जिसका जवाब न हो। जवाब के साथ नहीं, जवाब के साथ नहीं। लाजवाब लड़की मिली है, उसे क्या जवाब देता है ना। लाजवाब सर हैं, हमें बढ़िया पढ़ाते हैं, जिसका कोई जवाब नहीं। लाजवाब स्टूडेंट मिले मुझे तो ये राइट है। चलिए सिंपल है, आपको टेस्ट में आया होगा ऐसा। हाँ, सामासिक सारणी को सुमेलित कीजिए। इस सारणी को कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ सीधा तरीका है। ऐसे प्रश्नों को सरल करने का बढ़िया तरीका बता रहा हूँ कि आप इनको मत पढ़ो। इनको पढ़ने से हम भ्रमित होते हैं। उसमें से पहले ये देखो कि इसमें से सटीक जानकारी हमें आती कौन सी, पहले वो डिसाइड करें। प्रथम पद कहाँ प्रदान होता है? अव्यय भाव। देखो ये अव्यय भाव किधर है? ये रहा अव्यय भाव। इसका मतलब पहले के लिए कौन है? ग। उत्तर पद प्रधान कहां होता है? तत्पुरुष में। यहां कोई तत्पुरुष है क्या? है, बस ये आ गया तत्पुरुष। दोनों पद प्रधान कहां होते हैं? द्वंद्व है क्या यहाँ? यस, ये रहा। अन्य पद प्रधान कहां होता है? बहुब्री। ये हो गया आपका ख। तो ग क ग ख। तो पहले इसमें ग कहां आ रहा है? बस ग पहली लाइन में देख लो, ग यहां आ रहा है, और लास्ट वाले में देखो कहां आ रहा है? ख आ रहा। अब दोनों बचे, इसको भी चेक कर लो। दूसरे के क, दूसरे के क, तीसरे के ग, तीसरे के ग, यानी यही उत्तर हमारा क्या होगा? सही होगा। बात समझ में आ गई? इसलिए यहां नहीं देखना, यहां कंटी अगर एक भी क्लियर है। अब मान लीजिए किसी को कुछ भी नहीं आता, एक ही प्रश्न का उत्तर याद है, प्रथम पद कहां प्रदान होता है? अब यही। अब पहले का कौन आ गया? ये कंफर्म है। अब आप देखो कहीं पे भी पहले का ग नजर नहीं आ रहा सिवाय एक के। बस कुछ भी नहीं हो, एक भी अगर सटीक जानकारी भी है ना, और वो कहीं लाइन मिल ही नहीं रही है, 100% उत्तर वही होगा। हाँ अगर यहां ग हो जाता तब फिर आपके लिए कोई चांस नहीं था, फिर तो जय बजरंगबली का नाम लेकर के ठोकना ही था, क्योंकि दूसरे में हमको तो पता ही नहीं है। इसलिए यहां तो आपका तुक्का 100% होता कि सही ही जाएगा, क्योंकि ग एक ही। कौन सा समास कारका आधारित समास माना जाता? नहीं, ये सवाल कोई बताएगा नहीं, मैं जिसको पूछूं वो बताए, मुझे अच्छा लगेगा। इस प्रश्न को पढ़ना है, समझना है, और फिर मुझे आंसर देना। कौन सा समास कारका आधारित समास माना जाता है? अच्छा, किस किस को इस प्रश्न का उत्तर याद आ गया, समझ आ गया? अभी हाथ खड़ा कर ले। क्या हुआ, तुमको समझ में नहीं आया? आपको नहीं आया? नहीं आया? इधर नहीं आया समझ में? आ गया? बताओ। शाबाश। क्या है? देखो ये पूछ रहा है कि कारक पर आधारित समास कौन सा है। तो इसमें क्या बड़ी बात थी जो समझ में नहीं आया? मुझे ये बताओ, जिसको समझ में नहीं आया उससे सवाल है। ये भाषा का लालित्य है। प्रश्न को डायरेक्ट न पूछा है, कारक आधारित समास न पूछ पर करके क्या पूछा? कारका आधारित।
तो इसके लिए पहले तो दीर्घ संधि आनी चाहिए। ये कारक और आधारित, तो अ और आ मिलके क्या बनाएंगे? आ। तो सीधा पूरे समास में कारक पर आधारित समास एक ही है आपका, कौन सा? तत्पुरुष समास है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष हमने कारक पढ़ा, ठीक है। कर्म तत्पुरुष समास नहीं है। कर्म तत्पुरुष, संकटापन्न, संकट को आपन्न, ये सही है। देखो कर्म तत्पुरुष में होता क्या है? को, ज्ञान प्राप्त, ज्ञान को प्राप्त, सही है। हासोन्मुख, हास को उन्मुख, पदाक्रांत, पद से आक्रांत, पद से आक्रांत हो चुका है, अलग हो चुका है, इसलिए सही राइट क्या होगा? पदाक्रांत। देखो ऐसे उदाहरण आएंगे, हमें पूरा विग्रह करना है, उसको विभक्ति लगा करके चेक भी करना कैसे होगा, इसलिए कर्म तत्व का उदाहरण कौन सा नहीं होगा? पदाक्रांत। कौन सा विकल्प करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है? पहले तो करण तत्पुरुष में होता क्या है ये समझो। अच्छा, से किसके लिए होता है? साधन के लिए। तर्क संगत, तर्क को संगत। याद करो कर्म तत्पुरुष का अंतिम उदाहरण तर्क संगत लिखा था। तर्क को संगत, यश को प्राप्त, तर्क संगत। गगन को चुमने वाला, गगन चुंबी को। ज्ञान से मंडित, ज्ञान मंडित, ज्ञान से मंडित, इसलिए सही राइट क्या होगा? ज्ञान मंडित। सभी ने यही उत्तर बताया दिमाग में भी? किस विकल्प में संप्रदान तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है? संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है पहले बताओ? के लिए, ओके। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। अब आप देखना, अगर दूसरा ही उदाहरण संप्रदान तत्पुरुष का है तो निश्चित तौर पर उपयुक्त सभी उत्तर राइट आनेंगे। ये भी तरीका बता रहा हूं, क्योंकि हमने ये डिसाइड कर लिया यज्ञ के लिए शाला, तो ये तो संप्रदान हो गया। फिर देखिए अंध विद्यालय, अंधों के लिए विद्यालय आ गया, के लिए। क्रीड़ांगन, क्रीड़ा के लिए आंगन, तो उपयोग सभी। ऑटोमेटिक शब्द बता रहा हमें उत्तर यहाँ नहीं है बेटा, यहाँ है, यही टिक कर। कोई यही लिख देगा फिर ये गलत कर लोगे, ये समझना जरूरी है। डिसीजन एकदम नहीं लेना, चौथे तक भी इंतजार करना है। योगेश शिवेंद्र, बहुत अच्छा प्रश्न। योगेश शिवेंद्र कुशासन पर विराजमान है, रेखांकित पद में समास है। ये बताएं, ऑनलाइन कुछ कह रहे हैं और इतने सवाल हो गए। अच्छा, ये पहली बात तो ये समझ में नहीं आया होगा, है? पहली बात तो ये शिवेंद्र, कोई योगी शिवेंद्र यानी भगवान शिव ही मान लो, ठीक है। कुशासन, देखो कुशासन एक प्रकार का आसन होता है, घास का बना हुआ। कुश का है जो आसन, उसे क्या कहते हैं? कुशासन। उस आसन की विशेषता बताई जा रही, विराजमान है, यानी कि उस घास के आसन पर विराजमान है। कुशासन का मीनिंग यहां खराब है जो शासन की बात नहीं हो रही है, वो किस आसन पर विराजमान है उसकी बात हो रही है। ऐसे में हम क्या नाम देंगे उसको? कर्मधारय। क्या नाम देंगे? कुशासन में कौन सा समास है? कर्मधारय, यही राइट करना। आज सर्वत्र कुशासन दिखाई दे रहा है, रेखांकित पद में समास क्या? बताएंगे अंकित जी, बताओ। हाँ, शाबाश। देखो इसमें क्या कह रहा है, सर्वत्र कुशासन, क्या सभी जगह घास का आसन दिखाई दे रहा है? हाँ, इसका मतलब यहां बात कोई दूसरी है। यहां जो बात हो रही थी कुशासन की, वो बात यहां पर नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें शब्द की गरिमा जब तक, देखो ये पूछने का तरीका ये सही है, आपको डायरेक्ट पूछ दिया कुशासन में समास बताओ, तो दोनों राइट हो जाएंगे। तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे? उसके लिए हमें क्या चाहिए? सेंटेंस चाहिए, ये वाक्य चाहिए।
और ये वाक्य की मर्यादा यहां आकर खत्म हो गई। क्या हो गई? कुशासन। इसका मतलब हो गया घास का बना आसन। और यहां सर्वत्र कुशासन फैला हुआ है, इसका मतलब क्या? सभी जगह घास का आसन थोड़ी फैला हुआ है। यहां बात हो रही है खराब शासन की। किसके बारे में? खराब शासन के बारे में। तो अब मुझे बताओ यहां पर उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बहुब्री है। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से शब्द को समझना जरूरी है। तिरंगा समस्त पद में कौन सा समास है? देखो मैंने आपको क्या कहा था, जब भी बहुब्री अगर आ जाए तो वही राइट करना है, क्योंकि वो राष्ट्रीय ध्वज के लिए मानक है। इसलिए राइट क्या होगा? बहुब्री ही राइट करना। ठीक है। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत का विकल्प कौन सा? देखो नील गगन, नीला है जो गगन। चलो ठीक है। महारानी, क्या महारानी में महान का प्रयोग करेंगे? क्या प्रयोग करेंगे? महती है जो उड़न तस्त्री, उड़ती है जो तस्त्री। दुश्चिंता, दुष्ट यानी बुरी, है जो चिंता। तो बताइए कौन सा राइट है? और यहाँ उक्त सभी सही है। एक ऑप्शन ये होता ठोको, कर रही है। आगे बात समझ में? ओके। और भी क्वेश्चन है लेकिन उन पर हम बाद में बात करेंगे। अब थोड़ी देर लिखना नहीं है, ठीक है? अब देखिए, अब आप कॉपी बंद कर लो थोड़ी देर के लिए। बंद ही कर रखी होगी किसी ने, खोल दिया तो उसके लिए। तो देखो, प्रश्न सामने हो और प्रश्न का आंसर देने वाला सामने हो तो हमें भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। आता ना, अरे ये राइट है, मैंने यही कहा, सर ने भी यही बताया, हमारे लिए तो सारे राइट हो गए। ऐसा ही सोच रहे होंगे आप? ईमानदारी से बताओ, ऐसा ही सोच रहे थे? तो परीक्षा में भी आप ऐसे ही सोचना, आंखें बंद करके जो देखा तुम्हारा चेहरा ही सामने आया। ठीक है ना? परीक्षा में भी आप भगवान का नाम नो नहीं लो, मेरा नाम जरूर ले लेना। मैं आऊंगा और आपकी उंगलियां थाम के गोला कराऊंगा, राइट बेटा कर ले। अच्छा ईमानदारी से बताओ कौन कौन याद करेगा मुझे उस समय? इनके नौकरी नहीं चाहिए, इन्हें नौकरी वाला चाहिए। अब थोड़ा सीरियस हो जाए। अब हमारा जो टॉपिक है शब्द शुद्धि, एक्चुअल में देखो ये टॉपिक कोई 1 या 2 दिन में कंप्लीट होने वाला टॉपिक नहीं है। वास्तविक जो बात है वो बता रहा हूं, ये जिंदगी भर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सच यही है। कई बार आपने देखा होगा, आपके माता पिता या आस पड़ोस में एक कोई बच्चा है थोड़ा उद्दंड प्रकृति का, तो कोई शिकायत लेके घर पे चला जाता है, तो हम कहते हैं बच्चा है, अभी धीरे धीरे समझ आएगी तो ठीक हो जाएगा। फिर वो बच्चा शादी करके भी आ जाता है और उसके बच्चा भी हो जाता है, और फिर भी वो शरारते कर रहा है कुछ ऐसे, तो पड़ोसी उसके बारे में कह रहे हैं यार तुम्हारा कैसा बेटा है यार, अभी समझ में नहीं है। अभी धीरे धीरे समझ रहा है, अभी मैच्योर हो रहा है, अभी इसके बच्चे की जिम्मेदारी इसके ऊपर आई है, तो धीरे धीरे समझ जाए। वैसे ही शब्द शुद्धि ऐसे ही है। हम कक्षा 6 से जब पढ़ते आ रहे थे, शब्दों को पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ शब्दों को लेकर के हम इतने भ्रमित हो चुके हैं कि उसको शुद्ध मान चुके, उसका आप भी कुछ नहीं कर सकते, और वो फिर क्या है कि हमारी आदत में आ गए। आप देखना, एक ही शब्द कॉपी में 2 जगह अलग अलग मात्रा में लिखा गया है। पहले में वो छोटी मात्रा में आया तो दूसरी बार वही शब्द बड़ी मात्रा में। इसका मतलब लड़का खुद ही जागरूक नहीं है, या खुद ही क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है कि इसकी मात्रा किधर जाती है। जो दिमाग में आया बड़ी बड़ी, छोटी तो छोटी। अब मैं कॉपी चेक करता हूं, मेरे पास ऐसे कई उदाहरण आते हैं
कि देखिए पहले वो पत्नी लिख रहा है तो मात्रा बड़ी लिख रहा है, वही पत्नी बाद में छोटी भी हो रही है। कोई लड़की लिख रहा है तो मात्रा बड़ी है, वही लड़की छोटी भी हो रही है। इसका मतलब उस लड़के को मात्रा ज्ञान नहीं है, बस उस शब्द में जो आई है वो मात्रा लिख दी। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, दो कारण। या तो उसको टोका नहीं गया, या फिर खुद ने टोकने के बावजूद भी उसमें सुधार करने की कोशिश नहीं की, तो बस जो आ रहा है उसे आदत बना दिया। इसलिए मेरा कार्य है शुद्ध पढ़ाना, लेकिन आपका कार्य होना चाहिए कि हम जो अशुद्ध पढ़ के आए उसे प्रामाणिक और शुद्ध बनाने की कोशिश करें, जितना हो सके शुद्ध। भले वो गलत चल रहा था लेकिन अब गलत नहीं लिखे। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि हिंदी लिखने का तरीका ये शुद्ध है, ये मानक और प्रामाणिक है। लेकिन कुछ बच्चे हिंदी ऐसे लिख देते और लिख भी रहे हो, ये गलत नहीं है, परंतु ये प्रामाणिक नहीं है, ये मानक है, स्टैंडर्ड है, क्योंकि इसे हिंदी में ही लिखना हमें, पर ये नहीं लिखना। पर गलत नहीं माना जाएगा, परंतु अगर आपको पूछा जाए दोनों में से प्रामाणिक कौन है, तो प्रामाणिक यही है। तो फिर जब प्रामाणिक यही है तो हम ये लिखने की आदत क्यों रखें? मैं ये कह रहा हूं आपसे, प्रामाणिक ये है, द्वितीय ये प्रामाणिक है, तो फिर हम ये लिख करके इसे क्यों अप्रामाणिक बनाएं? मैं ये कह रहा हूं, हमारी आदत यही है, हम शुद्ध ऐसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, परंतु ऐसा नहीं लिखा। मैंने कैसे लिखा है? क्योंकि मैंने अपनी आदत ऐसे बना दी, क्योंकि मुझे ये लिखने की आदत ही नहीं है। मैं जब भी शुद्ध लिखूंगा तो मैं द के नीचे हलंत और इस तरीके से लिखूंगा। तो एक बात तो ये कि हमें ऐसी आदत बनानी है, तो हम सही परीक्षा में शब्दों के साथ न्याय कर पाएंगे और शब्दों को सीख पाएंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये शब्द शुद्धि में सबसे बड़ी बात यह है कि ये आखिर अशुद्धि होती क्यों, अशुद्धि क्यों हुई है? इसके पीछे कई कारण, एक इकलौता कारण नहीं है कि आपको किसी ने पढ़ाया नहीं इस वजह से। हम व्यवहारिक जीवन में कई बार किसी शब्द को इतनी बार देख लेते हैं, हम उसे अपनी ही कसौटी पर उसे शुद्ध मान लेते हैं, भले ही वो अशुद्ध चल रहा हो। एक बात तो ये, और इसे आप नोट करना, मैंने खूब देखा होर्डिंग्स जहां बड़े बड़े इश्तिहार छपते हैं, अखबार, इनमें कोई शब्द अगर छप गया तो हम उसे पत्थर की लकीर मान लेते हैं कि नहीं आ रही है तो सही होगा, परंतु ऐसा नहीं है, वो अशुद्ध होता है। जल्दबाजी में टाइपिंग एरर, मुद्रण मिस्टेक जिसको कहते हैं, और उस वजह से वो शब्द क्या हो जाता है, अशुद्ध होता है, और हम वैसा का वैसा लिख लेते हैं। हमको पता नहीं है, अज्ञानता बस हो रहा है। लेकिन जानने के बावजूद भी हम उसमें सुधार नहीं कर रहे हैं, तो फिर गलती किसकी है? उस अखबार वाले की नहीं है, अपनी गलती। तो हमें जानने के बाद तो कम से कम अखबार में अगर वो शब्द गलत छपा है तो गोला लगाओ और उसी समय उसको शुद्ध लिखो। मैंने कक्षा 7 से ये कार्य आरंभ कर लिया। जब मुझे समझ में आ गया कि ये शब्द शुद्ध है और ये दोबारा कहीं सामने आ गया है, इसका मतलब इसमें मात्रा गलत लिखी है, तुरंत उसके ऊपर गोला करता और उसका शुद्ध रूप वही लिखता। इन्विटेशन कार्ड होता है जिसको अपन निमंत्रण पत्रिका कहते हैं। मैंने ये काम सबसे पहले कहां से आरंभ किया? निमंत्रण पत्रिकाओं से। मेरे घर इन्विटेशन कार्ड आते थे, बैठे बैठे उन इन्विटेशन कार्ड पर मैं जलेबियां बनाता, लाल पेन लेकर के जहां कोई शब्द गलत नजर आता उसको गोला लगा लेता। एक धीरे धीरे ये आदत ऐसी बन गई, बस कोई भी शब्द गलत दिखा तुरंत दिमाग में क्लिक होता है, यार ये तो गलत है। हर बार मैं यही कहता हूं, ये तो गलत है। और ऐसा होने की वजह से जो शब्द गलत थे वो गलत मेरे से इतने दूर हो गए कि वो कभी वापस नहीं आते, वो शुद्ध शब्द शुद्ध ही आते। तो अब आपको भी ऐसे ही बनाना है, लेकिन उसके लिए सीखना पड़ेगा कि हमें ऐसे क्योंकि मैं सारे शब्द तो आपको सिखाने से रहा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि शब्द शुद्धि वाले प्रश्न जब परीक्षा में आते हैं तो आप कोई सा भी पिछले 10 से 15 साल का पेपर उठा के देख लेना, और अभी जो मेरे नोट्स में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सब उसी में से। इसका मतलब आप सोचिए मैंने कितना अध्ययन करके वो सारगर्भी चीज आपके सामने लाने का प्रयास किया है, और उन्हीं को अगर आप पढ़ लोगे तो आप बहुत से एग्जाम को फाइट कर सकते हो। सेट का एग्जाम अभी देखना, इसमें से खूब सारे क्वेश्चन आए, जिन्होंने भी पढ़ा है, जिन्होंने देखा उन्होंने बोला नहीं सर ये सफिशिएंट है, इतना हमें पढ़ लेना चाहिए। लेकिन उसके लिए पहले इनका समझना जरूरी है कि अशुद्धियों के कारण में क्या क्या बातें हो सकती। नंबर 1, 4 बातें मुख्य है कि अशुद्धियां होने का। एक होता है इसमें स्वरागम।
स्वरागम का मतलब होता है स्वर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुंडे के सुख के कारण हम जबरदस्ती का स्वर उसमें ठूंस रहे। एक तो गलती ये कर रहे। दूसरा है स्वर लोप, मतलब स्वर की हमें आवश्यकता है परंतु हम बोल नहीं रहे, क्योंकि उसको बोलने से हमें दिक्कत हो रही है, हम जबरदस्ती स्वर को क्या कर रहे हैं, गायब। दूसरा है व्यंजनागम। व्यंजनागम यानी कि व्यंजन की आवश्यकता नहीं है फिर भी हम व्यंजन ठूंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बोलेंगे तो ही मामला जमेगा। बाकी दूसरा इसमें आता है व्यंजन लोप। व्यंजन लोप, व्यंजन का क्या हो रहा है, लोप, जबकि लोप होना नहीं चाहिए। हम खा गए। जैसे देखिए, आपने वो गाना सुना होगा, बदतमीज दिल माने ना ऐसा कुछ कहता। वो वास्तव में बदतमीज नहीं है, वो बदतमीज है। लेकिन बदतमीज ऐसा बोलोगे तो फिर जमता नहीं है ना, तो हमने बदतमीज कर दिया। अच्छा, पंडित जी होता है, लेकिन कोई पंडित जी नहीं बोलता, पंडित जी क्या बोलता है, पंडित जी। वो ता तो खा जाता और वो बोलता पंडित जी। मेरे को लिखना भी नहीं आता ना यार, गलत कैसे लिखे, मेरे को तो शुद्ध ही वो दिमाग में आता है पंडित और जी, और वो बोलेंगे ऐसे पंडित जी। उच्चारण में क्या आ रहा है ये बताओ, पंडित जी, पंडित जी। तो हम खा गए क्योंकि पंडित जी इतना बोलने का टेम नहीं है हमारे पास। हम तो इतना ही बोलेंगे पंडित जी लाओ चलो शुरू हो जाओ है ना, ऐसे कहते ना। तो आप सोचो ये क्यों हो रहा है, मुख सुख के कारण। ये सब मुख सुख के कारण, जिसकी आवश्यकता नहीं है हम बोले जा रहे हैं, आवश्यकता है तो उसको गायब कर रहे हैं। अब आप सोचो वास्तव में ये शुद्ध उच्चारण क्या है इसका, स्टेशन। क्या है ये, स्टेशन। आप ये बोलने जाओ आपके प्राण निकल जाएंगे, स्टेशन स्टेशन। हाँ, ऐसा कोई नहीं बोलता। और अब थोड़ा इसको इजी बना लेते हैं, बापू स्टेशन आई क्यों। अब आप इसमें ई जबरदस्ती ठूंस रहे हो और हमारा स्वर का आगम हो रहा है, स्टेशन स्टेशन स्टेशन। देखो स्टेशन ई आ रहा है उच्चारण में, स्कूल 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 नहीं स्कूल, कोई कोई सकुल सकुल सकुल, और कोई कोई तो स्कूटर स्कूटर, जबकि होना क्या चाहिए, स्कूटर। पर स्कूटर कौन कहे, हम तो इको सीटर। हाँ, कोई स्कूटर। आप सोच रहे इस चीज को। अब आप देखिए कोई कोई तो इतने भी खतरनाक है कि ये दोनों नहीं बोलेंगे, सीधा स्टेशन आ गया उतरो स्टेशन। अच्छा, स्टेशन कहने से भी अर्थ तो वही है, स्टेशन कहने से भी वही है और स्टेशन कहने से भी वही है। तो जब हर कुछ बोल रहा है तब भी अगला व्यक्ति तो समझ ही रहा है, इसलिए हमने गलती कर दी। ठीक है ना, इसीलिए हमने क्या कर दी, गलती कर दी। तो स्वरागम, स्वर लोप, व्यंजन आगम, व्यंजन लोप, ये मेन कारण है शब्द शुद्धि के। शब्द शुद्धि का ही मसला आगे जाकर के क्या बनता है, वाक्य शुद्धि। क्या बनता है, ये भी आपके चैप्टर है, इसको अलग से पढ़ेंगे। पहले शब्द शुद्ध सीखे तब वाक्य शुद्ध पर जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों में प्रश्न कैसे बनते हैं अब उस पर आकर सबसे पहला परंपरागत प्रश्न इसमें यह बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। इसका मतलब 3 अशुद्ध मिलेंगे और 1 शुद्ध मिलेगा। तो कौन सा शब्द शुद्ध है, ऐसा प्रश्न बना। फिर ऐसा ही प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। इसका मतलब 3 शुद्ध होंगे 1 अशुद्ध। लेकिन आजकल ऐसा पैटर्न चेंज हो चुका है। क्यों? क्योंकि लड़के बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, किताबी कीड़े बन गए, पूरी किताब खा गए दीमक की तरह। कोई सा भी शब्द पूछ लिया जाए मैं उत्तर बता दूंगा। तो पेपर सेटर होशियार है, क्योंकि पता है 4 विकल्प में 1 विकल्प का चुनाव करना चलते फिरते टीचर भी बता सकता है एग्जाम में, बेटा इसमें अ राइट है तो राइट कर दे, क्योंकि वो सीधा शब्द नजर में आ रहा है। प्रश्न का पैटर्न यूं करता है कि किस विकल्प में सभी शुद्ध है। अब मामला अलग है, अब एक विकल्प में 3-3 शब्द है, तो 4 में कितने हो गए, 12 शब्दों को जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक किसी एक निर्णय को लेना आपके लिए भी मुश्किल है। पहले 12 की 12 पढ़ने जरूरी है। हो सकता है 2 सही हो 1 गलत हो,
दो गलत हो एक सही हो, ऐसे में करते करते लास्ट तक जाओगे तब जाकर के आपको पता पड़ेगा। इसी तरह किस विकल्प में तीनों अशुद्ध है, ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से आपको अंत वाले दो प्रश्न जो मैंने अभी बताए उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, और उस हिसाब से तैयारी तब हो सकती है जब हमें सभी शब्दों का सटीक नॉलेज हो, क्योंकि जो शब्द हमने पढ़े और वही शब्द अगर पेपर में आ गए तो ही हम उत्तर दे पाएंगे। आपने शब्द ही नहीं पढ़ा, आपको उस शब्द को लिखना ही नहीं आता, तो आप कैसे जस्टिफाई कर पाओगे खुद के लिए भी कि नहीं ये सही है ये गलत है। इसलिए अधिक से अधिक शब्दों का परीक्षा के दृष्टिकोण से हमको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इन सब पर बात करेंगे। इसके अलावा अन्य कारण क्या क्या वो बता रहा हूं। अनुनासिक, पंचम वर्ण, आपके री और र का या संधि का, उपसर्ग का, प्रत्यय का, इन सब का नॉलेज न होना भी हमारे शब्द को अशुद्ध करता। जैसे देखिए ये एक शब्द, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है इस बच्चे को, क्या लिखा है ये व्यवहारिक, इसका व्यवहारिक पक्ष सही नहीं, लेकिन वास्तव में ये व्यवहारिक शब्द नहीं होता, क्योंकि हमें पता इक प्रत्यय जब लगता है तो क्या होना चाहिए, आ होना चाहिए। इसका मतलब इस व्यावहारिक शब्द को सीखने के लिए हमें क्या सीखना जरूरी था, प्रत्यय, और आपको प्रत्यय मैंने पढ़ाया, प्रत्यय पढ़ना जरूरी था। ठीक है, इसी तरीके से देखिए अभयारण्य, आपको पता होना चाहिए अभयारण्य शब्द अशुद्ध है, सही होना चाहिए अभयारण्य। क्यों अशुद्ध है, क्योंकि हमें संधि का नॉलेज नहीं। अभय प्लस अरण्य से बनता है अभयारण्य। इसका मतलब शब्दों को शुद्ध करने के लिए हमें संधि भी पढ़नी चाहिए जो मैंने आपको पढ़ाई, हमें प्रत्यय पढ़ने चाहिए वो मैंने आपको पढ़ा लिए, इसके अलावा उपसर्ग वो भी जरूरी है। ठीक है ना, प्रतिधन एक से क्या बनता है, प्रत्यय की संधि का मसला है, लेकिन इसमें उपसर्ग क्या लगा हुआ है, प्रति लगा हुआ है। आधिकारिक में वास्तव में उपसर्ग क्या है, अधि है, लेकिन आ वो किसकी वजह से बना है, एक प्रत्यय की वजह से बना है। समास की तरह देखें, दीवार रात्र, नवरात्र, जबकि नवरात्रि लिखते हैं, नवरात्रि नहीं होता, सामासिक पद है नवरात्र, जो आपको दिगु में मैंने पढ़ाया, तो वो समास का शब्द है। तो हमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय का सम्यक ज्ञान होना भी जरूरी है शब्द शुद्धि के लिए। चलिए इन सब पर अपन बात करेंगे आगे और भी। अब हम बात करते हैं शब्द शुद्धि की, बहुत सारी बातें हैं हमारे पास, लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो पार्ट है उसको क्लियर करते हैं। देखो शब्द शुद्धि में सबसे पहला कारण है स्वरा आगम के कारण। ये बार बार आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये अशुद्ध है, अर्थात अशुद्ध शब्द इधर लिखे हुए, और यहां जो लिखा जाएगा वो आपको क्या समझना है, शुद्ध लिखना है, शुद्ध शब्द लिखना है। क्लियर है, स्वरा आगम का मतलब है स्वर का आ जाना, जबकि स्वर की आवश्यकता नहीं थी। ये शब्द है हमारा अधीन, क्या लिखा है ये, हम कई बार बोलते हैं हम अंग्रेजों के अधीन रहे, अधीन शब्द नहीं होता, अधीन होता है। क्या होता है, यह आरपीएससी में आया, सब उदाहरण आरपीएससी में आए हुए वही लाया हूं मैं, और ध्यान रखें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और ये है शुद्ध है इसका अधीन, क्या है अधीन, अधि प्लस इन से। अगला क्या आ रहा है, अनाधिकार, ये वाक्य शुद्धि में भी मिलेगा। अनाधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए, अनाधिकार शब्द नहीं होता, अनधिकार होता है, अनधिकार क्यों होता है, चलिए इसको समझते हैं। अनधिकार शुद्ध शब्द है क्योंकि यह है अन आपका उपसर्ग और यहां आ गया अधिकार, क्या आ गया अधिकार, तो ये अ इसमें लग जाएगा। तो फिर आ कैसे आ गया, आ नहीं आएगा, अनधिकार आना चाहिए। दुरावस्था शब्द नहीं होता, दुर्वस्था, दुरावस्था ऐसे आएगा, दुर्वस्था, इस तरीके से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, टेस्ट में भी दिया। गत्य अवरोध नहीं, संधि में आपको पढ़ाया, गतितन अवरोध, गत्य अवरोध, आगे और आएगा, वैसे 2 बार लिखाऊंगा, मैंने कहा था ना एक ही शब्द कम से कम 4 बार 5 बार पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। गत्य अवरोध, गति में अवरोध, स्पीड ब्रेकर, ये यण संधि से बनता है, गति प्लस अवरोध, तो अवरोध में आ रहा है तो अ आना चाहिए, आ कैसे, अवरोध कोई शब्द नहीं होता। अगला द्वारिका, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है, क्या होता है, द्वारकाधीश होता है। और अगर ये ऐसा नहीं मिले ना, ऐसा भी मिल जाए तो राइट कर देना, पर अशुद्ध नहीं है, प्रामाणिक यही है।
द्वारका धन अधीश, द्वारकाधीश, ये सही है। द्वारिका अशुद्ध है। गुटुना नहीं होता, गुटना। क्या होगा? गुटना, ये आएगा। गुटुना नहीं होता। और मैंने आपको क्या पढ़ाया था? भागीरथ शब्द नहीं होता, भगीरथ होता है। क्या शब्द होता है? भगीरथ, ये आएगा भगीरथ। क्या कह रहे हो? और भगीरथ में ई लगाओ, क्या बनेगा? भागीरथी। वो ई संतानवाचक प्रत्यय लगने की वजह से वो भागीरथी बनता है, वो गंगा को कहते हैं। आपसे मिलकर के मुझे अत्याधिक, अत्याधिक नहीं अत्यधिक, ये आ जाएगा अत्यधिक। अति प्लस अधिक से क्या बनेगा? अधिक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभ्यर्थी, आप सभी अभ्यर्थी हो, जैसे रेट के अभ्यर्थी है, पर अभ्यर्थी शब्द अशुद्ध है, ये होना चाहिए अभ्यर्थी। क्या आ जाएगा? अभी प्लस अर्थी से बनता है अभ्यर्थी। अभ्यर्थी, अर्थी यानी ग्रहण करने वाला। अगला देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आरपीएससी आरएस में आया हुआ है। अहिल्या नहीं, अहल्या। देवी अहल्या विश्वविद्यालय इंदौर, ठीक है? अहल्या, अहल्या होता है, अहिल्या नहीं होता, अहल्या। ये सबसे खतरनाक। शमशान, देखो ये शमशान नहीं होता। अगर आप इसको शुद्ध लिखना सीख गए ना, लेकिन कभी आज दिन तक कभी नहीं बोला गया, कभी नहीं। ये शुद्ध है। श्मशान, अब आप सोचिए, कोई श्मशान बोलता? कोई नहीं बोला। वो तो ये भी नहीं बोला मसान, माण में क्यों, मसान में क्यों? शमशान कह देते नहीं है, श्मशान। ये तो बता रहा हूं आपको, हमने श्मशान कहेंगे हम खुद शमशान में पहुंच जाएंगे, इसलिए अपने तो मसान में क्यों, बस मसान में। और ये भीलवाड़ा वाले क्या बोलते हो? मसान ही बोलते हो। अगला प्रदर्शनी, यह आएगा प्रदर्शनी, प्रदर्शनी। प्रदर्शनी नहीं होता। ओके, मैं वापिस आऊंगा नहीं, मैं वापस आऊंगा। यस, अरे समझ गया यार, वापस। और व्यापारी नहीं, व्यापारी। क्या होगा? आगे बात समझ में। इन सभी में देखो स्वर का आगम हुआ है। यहां स्वर आ गया, यहाँ स्वर आ गया, यहाँ पे भी आ, यहाँ पे भी आ, यहाँ पे देखो द्वा, जबकि होना क्या चाहिए? ई। हाँ, ई नहीं आना चाहिए था। ये सभी उदाहरण ऐसे हैं जिसमें जबरदस्ती का स्वर का आगम होने की वजह से कुछ शब्द तो हमें बिल्कुल सही लगते हैं, जैसे शमशान, जबकि है नहीं है श्मशान। इसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट में लिख देना, जो मैंने डबल टिक कर रखे हैं, एग्जाम में पूछा हुआ। और ये अभ्यर्थी भी पूछा हुआ, ये भागीरथ पूछा हुआ। भगीरथ होता है अनाधिकार, चेष्टा नहीं करनी चाहिए, अनअधिकार होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए इनको लिख लीजिए एक बार। मैंने कहा था आप जब एग्जाम दोगे मुझे याद करोगे, तो अभिषेक जी हमारे हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं ये सब बच्चे सर झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं, ये सिर्फ उस समय एग्जामिनेशन हॉल की पट्टियां गिनेंगे। है? क्या पता वहां पट्टियां नहीं हुई, आरसीसी हुई तो। चलो कोई बात नहीं, हम ये नहीं चाहते हैं कि हमें याद करो, हम तो ये चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। टॉपिक डालना है शब्द शुद्धि, और इसमें से पहला लिखना है स्वर आगम के कारण। कारण है अशुद्धि का कारण, ये अशुद्ध क्यों हो रहे हैं, तो एक तरफ लिखना है अशुद्ध शब्द, एक तरफ लिखना है शुद्ध शब्द। अशुद्ध और शुद्ध। अशुद्ध नहीं लिखो, डायरेक्ट शुद्ध भी लिख लो तो कोई बात नहीं, पर मैं चाह रहा हूं ये कंपैरिजन पता रहेगा आपको कि कौन सा अशुद्ध है और कौन सा शुद्ध है। तो शमशान सही होता है या श्मशान सही है? अब देखो बहुत सारों को तो आप पता नहीं था, लेकिन आज ये पता पड़ा ना, शुद्ध शब्द श्मशान, श्मशान ही बोलना, ये ध्यान रखना। गत्य अवरोध लिखना है, द्वारका सही है, अहल्या सही है, अभ्यर्थी सही है, अत्यधिक सही है, जीवता रहो।
कुशाल सैनी जी, आपके प्रश्न का उत्तर जस्ट ही आने वाला है, क्योंकि मेरे नोट्स में है, तो मैं उचित नहीं समझ रहा हूं इसका उत्तर देना, क्योंकि जल्दी आने वाला है। ठीक है, आप थोड़ा सा देरी रखें और अपने आप आपको उत्तर मिल जाएगा। मैं इस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरे कंटेंट में है। शब्द शुद्धि को बड़ा महत्व देकर के लिखना है, क्योंकि अगर आपने शुद्ध शब्द को भी अशुद्ध कर दिया तो फिर काय की शब्द शुद्धि। इसमें गलती माफ नहीं है आपकी, मैं कॉपी चेक करूंगा। हाँ, जो शुद्ध शब्द लिखा हुआ ना उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अशुद्ध में गलती कर दी तो आपका अपराध क्षम्य, लेकिन शुद्ध में भी आपने अशुद्धि कर दी तो फिर आपको यहां इनाम दिया जाएगा। मंच पे बुलाऊंगा मैं, कौन ऐसा है, मुझे कह रहा हूं कोई तो ऐसा होगा जो गलती करेगा। देखते हैं, देख कौन ऐसा है गलती कर रहा है। नहीं सर, मैं कसम खाता हूं गलती करूंगा। बढ़िया, आराम से देख करके और एक एक शब्द को नाप तोल करके लिखना, गलती नहीं करनी है। भगीरथ लिखा मैंने, भागीरथ नहीं लिखा है। अत्यधिक, अभ्यर्थी, अहल्या, श्मशान, प्रदर्शनी, वापस और व्यापारी, घुटना, द्वारका, गत्यवरोध, दुर्वस्था, अनधिकार और अधीन। अधीन कोई शब्द नहीं होता, अधीन शब्द होता है। हम अंग्रेजों के अधीन रहे। संभव से अभिप्राय है, मतलब सुधा यानी अमृत रूपी किरणें बिखारता। मतलब अमृत रूपी किरणें बिखरने वाला कौन है? चंद्रमा। तो सुधा को संभव कौन कर सकता है, यानी अमृत को कौन बिखेर, ये कौन पॉसिबल कर सकता है? चंद्रमा। ऐसे इसलिए लिखा है जो सुधा को संभव करता है, जो अर्थात क्योंकि सुधा कर लिखा है, तो सुधा यानी क्या होता है? अमृत। कर यानी क्या होता है? किरणें। तो अमृत रूपी जो किरणें बिखेरता है, तो अमृत रूपी किरणें को बिखेरने का काम किसका है? चंद्रमा का। इसलिए हमने इसको संभव लिखा है, बाकी इसका ऐसा कुछ नहीं है। अब तो ऐसी ऑन हो गई है। अच्छा, ये नहीं इसको, अरे यार चलो ठीक है, वहां तक तो पहुंचे अभी। हाँ, कल यहाँ आ जाएंगे। हाँ हाँ, पीछे है ना। अरे संघर्ष, गर्मी, अगर इनसे अपन थोड़ा बच के रह गए और पढ़ाई करके सिलेक्शन लिया है, तो फिर अपने घर में ऐसी लगा कर बैठेंगे। इसलिए इन बातों पर अपना ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं पर हमें ध्यान नहीं देना। ठीक है, वो बात भी सही है आपकी, परंतु पढ़ना जरूरी है। और मैं तो चाहता हूं कि आप सब नौकरी पेशा लोगों में आ जाओ, नौकरी लग जाए और फिर आप ऐसो आराम से रहो। ठीक है ना, वो ज्यादा सही है। हाँ, आपका भी सही है कहना है कि इतना ह्यूमिनिटी होती है, इतने एक साथ बैठ जाते हैं तो फिर मानसिक संतुलन काम नहीं करता हमारा, और फिर पढ़ने में भी मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। अगर दिमाग सही होगा तो हम कंटेंट भी सही पढ़ पाएंगे। बाकी तो दिमाग यही रहेगा, गर्म हो गया जैसे तवा रख दिया किसी ने ऊपर। लिख लिया सभी ने? और आपकी बात आज मैं सर से भी करूंगा। मैं क्या, मेरा हाइट ज्यादा है ना यार, तो मेरे को लिखा नहीं जाता है। तो आप, मैं बोल रहा हूँ ये ऐसे तो लिखा व्यापारी। अब क्या करें इसका? आपने क्या लिख दिया? व्यापारी। मैंने व्यापारी तो बोला। अब यार मैं हूं अमिताभ बच्चन की तरह इतना लंबा, अब मैं यहाँ नीचे इतना मेरे को झुका नहीं जा रहा, इसलिए मैं फास्ट लिख दिया। ठीक है, हो गया, लिख लिया सभी ने? चलिए अब रुक जाना।
समझना इस चीज को। अगला बस ये अंतिम में, फिर कल पढ़ेंगे। स्वर लोप के कारण, पहले का क्या मसला था? स्वर आगम, जबकि आना नहीं चाहिए था। अब स्वर आना चाहिए पर हम स्वर खा गए। बस ये आखिरी कोचिंग है मेरी, उसके बाद अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, और शायद हो सकता है आखिरी गुरुजी हो। हम आखिरी बोलते हैं, आखिरी नहीं होता। आखिरी लड़की मिली है, हाँ कर ले। हाँ फिर तो है जो यही रहेगा, शादी नहीं होगी। तो क्या होगा? आखिरी, आखिरी रास्ता बचा है। आखिरी नहीं होता, आखिरी। ये अरबी फारसी शब्द है, विदेशी भाषा का शब्द है, नीचे बिंदी लगती है। अगला देखिए, कुटुंब नहीं होता, कुटुंब। कुटुंब, देखो मानक शब्द तो ये है कुटुंब, और ये नहीं मिले तो ऐसा भी राइट है, कुटुंब। ठीक है, तो मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा, आप समझ लेना, दोनों सही है। वो जलूस आ गया, जलूस, जलूस आ गया कहते हैं ना, जलूस नहीं, जुलूस। क्या होगा? जुलूस, ये होता है, जलूस नहीं होता, जुलूस। अगला देखो, मैथिली, मिथिला में ई प्रत्यय लगेगा, मैथिली। मैथिली संतानवाचक पढ़ाया था मैंने, मिथिला में ई प्रत्यय लगता है तो मैथिली शरण गुप्त। आगामी नहीं, आगामी। आगामी दिनों में परीक्षा होने की संभावना है, सॉरी, आगामी। आजादी, आगामी, मुझे भी आजादी चाहिए, आगामी। गौरव, गुरु में अ प्रत्यय लगेगा तो गौरव, तो कितनी मात्रा हो जाएगी? 2, और क्या बनेगा? गौरव। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और मैंने कहा भी था इस शब्द को वापस लाऊंगा। ये यह प्रत्यय का कमाल है। यह प्रत्यय जब भी लगता है तो प्रारंभिक स्वर में वृद्धि होती है, तो महात्मा में यह लगेगा, क्या बनेगा? महात्म्य, महात्म्य। और इसमें मूल शब्द है महात्मा, महात्मा, और प्रत्यय क्या लग रहा है? यह, महात्मा। आजीविका नहीं, आजीविका, ये बनेगा आजीविका। आजीविका में जी बड़ी, वी छोटी। कुमुदनी नहीं, कुमुदिनी, कुमुदिनी। और आपको पता होना चाहिए, ये मैं पढ़ा चुका हूं संस्कृत के प्रत्यय में, इन्हीं प्रत्यय पढ़ाया था। सरोज में इन्हीं लगेगा, सरोजिनी। कमल में इन्हीं लगेगा, कमलिनी। कुमुद में इन्हीं लगेगा, कुमुदिनी। पढ़ाया मैंने, वहां कुमुदिनी शब्द होता है। अगला देखो, यह आ गया, अरे यह आ गया तो फिर इधर क्या होना चाहिए? आ, और ये हो जाएगा स्वास्थ्य। स्वस्थ में यह प्रत्यय लगने से क्या बनेगा? स्वास्थ्य। मुकुट नहीं, मुकुट, मुकुट, मुकुट कहते हैं ताज, किरीट, मुकुट। अजानु नहीं, आजानु, अजानु बाहु, तो ये आजानु। जानो यानी घुटने। कहा घुटने बोल रहे हो? घुटने में जाके बैठ रहे हो। अतिशयोक्ति नहीं, अतिशयोक्ति, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अतिशयोक्ति, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति हिंदी में अलंकार है। दुगनी नहीं होता, दुगुनी, सॉरी, आप्लावित है, आप्लावित होता है, ये आप्लावित ऐसे होता है, प्लावित नहीं। दुगनी नहीं, दुगुनी, दुगुनी, दुगनी। बादाम नहीं होता। हाँ, क्या होता है वो गाना? अरे कच्चा बादाम भाई, कच्चा बादाम, ये गाना आया था ना। हाँ, बादाम, बादाम नहीं, बादाम। बादाम खाने से दिमाग नहीं आता, धोखे खाने से आता। विपन्नावस्था नहीं, विपन्नावस्था, विपन्नावस्था, विपन्न प्लस अवस्था से बनता है विपन्नावस्था। सतरंगिनी, सतरंगिनी, सतरंगिनी। और युधिष्ठिर नहीं, युधिष्ठिर, जो युद्ध में
स्थिर रहता हो उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। कुछ और अभी रुक जाओ। अंत्याक्षरी नहीं होता और अंत्याक्षरी अंत वाले अक्षर से शुरू होती है जो प्रतियोगिता, उसे कहते हैं अंत्याक्षरी। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिटकरी, आपको लग रहा है ये शब्द सही है फिटकरी, पर फिटकरी शब्द अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप है फिटकीरी। अब यही तो मैं कह रहा हूं, आप कभी श्मशान नहीं बोले, आप कभी श्मशान नहीं बोले, आप शमशान बोले, क्योंकि आपके पूर्वजों ने आपको शब्द ही वही सिखाया। आपको कभी फिटकीरी नहीं बुलाया, क्योंकि समय जिसमें ज्यादा जा रहा, तो हमने स्वर का गायब लोप कर दिया फिटकरी। कोई कोई तो फटकरी भी बोलता। अब फटकरी लिया भैया, फटकरी नहीं होता, फटकिरी भी नहीं होता, फिटकिरी होता। विरहिणी, और ये होता वीरहिणी, विरहिणी। वाहिनी, वाहिनी, ये आएगा वाहिनी। पारितोषक नहीं, पारितोषिक। पारितोषिक, परितोष में एक प्रत्यय लगता है तो क्या बनता है? और ये देखिए फिर गड़बड़ी हो गई। क्या होगा यहाँ? भगीरथी नहीं, भागीरथी। अब यहाँ पर भागीरथी इसलिए बन रहा है क्योंकि संतानवाचक प्रत्यय लग गया, तो ई। अष्टवक्र नहीं, अष्टावक्र। अष्टावक्र ऐसे आएगा, अष्टावक्र। ज माता नहीं, जा माता। जमाई साहब होते, जमाई साहब, उनको कहते हैं संस्कृत में जा माता। और नृत्यांगना नहीं, नृत्यांगना। नृत्यांगना, अंगनायनी स्त्री जो नाचती है। और लोकक नहीं, लौकिक। लौकिक, लोक में एक प्रत्यय लगने से क्या बनता है? लौकिक। क्लियर? चलिए लिख लीजिए इन्हें, बस आज इतना ही। कल ये नहीं मिलेगी पीपीटी, इसलिए बस ये दो ही लिख लीजिए। कल इसके आगे वाली है, इसलिए फिर ये अक्षर नहीं मिलेंगे वहां और नहीं ये शब्द मिलेंगे।